बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नाज़रीन को हम और हमारी ज़राअत के फ़ोरम से वेलकम कहता हूँ। ये जो महीना है, ये जो टाइम है इस वक्त बड़ा क्रूशियल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आजकल बजट की तैयारी हो रही है और बहुत सारे बयानात भी हुकूमत के आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी ज़राअत के हवाले से बात की है और बाकी जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी प्रोविंशियल लेवल पर भी कुछ बातें चल रही हैं। तो ओवरऑल तो एक तमाम किसानों को भी और तमाम हमारे जो ज़राअत से मुतल्लिक़ या फूड से मुतल्लिक़ जितने महकमे उनके लिए ये बड़ा एक रिलैक्सिंग मोमेंट है, एक सेटिस्फाइंग मोमेंट है कि ये साल सब के लिए अच्छा गया है और जिसके लिए सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ख़ास तौर पर किसान, उन्होंने मेहनत की और कुछ पॉलिसीज़ की जो सपोर्ट थी गवर्नमेंट की उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उसकी वो भी एक उसने भी एक इंसेंटिव दिया किसानों को कि वो बेहतर अपनी फसलों में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे तरीके से उनको मैनेज करें और अच्छी पैदावार लें। जिसकी जो बड़ी मिसाल है वो गंदम है। गंदम में लोगों को किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। गो हालात जो थे वो इनिशियली इतने फेवर में नहीं थे गंदम के, कुछ बारिशें भी हो रही थी, लॉजिंग भी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड रिज़ल्ट है जिसमें मौसम ठंडा रहा तो गंदम की जो एवरेज प्रोडक्शन है लोगों ने अच्छी ली है और उससे हमारे जो टारगेट था वो भी हमने मीट किया है और हम ये एक प्रॉफिटेबल फसल के तौर पे सामने आई है। इसी तरह से गन्ने की फसल की भी अच्छी कीमत लोगों को मिली। जो मेज़ की फसल है वो अच्छी भी हुई। मेज़ की तो 2-3 फसलें होती हैं साल में और उसकी कीमत भी अच्छी गई। कैनोला जो है उसमें भी किसानों को जो है वो अच्छा रेट मिला, 7-8 हज़ार रुपये के करीब। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी फेवरेबल हैं। तो इसमें एक दो चीज़ें होती हैं। अगर किसान को मुसलसल और उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो एक लीज़ रेट है, यानी अगर किसी ने ज़मीन जो है वो ठेके पे लेनी है तो उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। तो जो जिन किसानों के पास थोड़ी ज़मीन थी और उनके लिए मुश्किल था कि जी वो सारी ज़मीन को काश कर सकें, या जो लोग जो है ये ठेके पे ज़मीन लेते हैं तो ठेका भी बड़ा है, तो उस तरह से पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी एक आप ये कह लें कि एक टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ये इस साल में एग्रीकल्चर सेक्टर की फेवर में गए हैं। तो जो नई पॉलिसी फोकस है गवर्नमेंट का उसको ज़रा बड़ा क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है। इस वक्त गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो उन्होंने उनके जो बयानात एग्रीकल्चर सेक्टर या बजट के हवाले से आए हैं, वो जो फोकस है गवर्नमेंट का वो इस वक्त है कि सपोर्ट प्राइस मैकेनिज़्म जो हेल्प करता है। डेफिनेटली कॉटन, वीट और शुगर केन की जो प्राइसेस हैं जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जैसे कि उन्होंने ये तकरीबन पंजाब में 300 रुपीज़ जो है ये गन्ने की प्राइस अनाउंस की गई। इस तरह से सिंध में 450 रुपये अनाउंस की गई है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं सपोर्ट प्राइस की, ये भी एक इंसेंटिव होते हैं जिससे ज़मींदार जो है अपनी बेहतर प्लानिंग करता है। अच्छे उसकी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा बीज लूँ और उसके बाद जो एक खाद का जो इस्तेमाल है वो भी जो रिकमेंडेड है उस लेवल तक अच्छा खाद का इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक पॉलिसी भी है। सेकंड जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा है वो सीड की है, लेकिन सीड में सिंपली ये कह देना कि हम सर्टिफाइड सीड किसानों को देंगे, इसमें थोड़ा सा एक पूरा जो फुल पैकेज है। सीड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी कहने से या अनाउंस करने से ये सिर्फ ये इसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बड़ा मरबूत निज़ाम चाहिए होता है। अगर सीड पैदा करना है तो जो प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट है उसके तहत ब्रीडर को जो है एक जो रॉयल्टी है, जो उनका एक राइट है वो उनको इंश्योर करना होगा। और ये कोशिश होनी चाहिए कि जो सीड है ये प्री बेसिक और बेसिक से सर्टिफाइड सीड डेवलप हो और उसकी जो और ये हर क्रॉप्स का, ये नहीं कि 2-3 क्रॉप्स जैसे वीट और राइस है तो इसमें सर्टिफाइड सीड की जो अवेलेबिलिटी है निस्बतन वो ज़्यादा होती है। लेकिन माइनर क्रॉप्स जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें एडिबल ऑयल हैं, वहाँ सीड का इस वक्त जो इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं किसानों के लिए खासी मुश्किलात रही हैं, पर्टिकुलरली सनफ्लावर के सीड के हसूल में और कैनोला के सीड के हसूल में, और उसमें भी फेक सीड भी ज़मींदारों को मिलते रहे हैं। तो इस पॉलिसी को पूरा मरबूत एक तो जो सीड पॉलिसी है उसको कंप्रीहेंसिवली गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है
कि उसमें प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट के तहत जो ब्रीडर है उसको जो ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट दे और उसके बाद सपोर्ट करे। और उसके अलावा अगर फार्मर के साथ कंटेक्चुअल सीड कॉरपोरेशन जो पंजाब की फ़ाल है, बाकी सूबों की तो सीड कॉरपोरेशन फ़ाल नहीं है, तो इन तमाम जो ये स्टेक होल्डर हैं जिसमें ब्रीडर जिसने सीड नई वैरायटीज़ दी होती हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है जो सीड मल्टीप्लाई करता है, और जो सीड कॉरपोरेशंस हैं पर्टिकुलरली पंजाब सीड कॉरपोरेशन, इन सब को मिलके और FSCRD को एक मजबूत प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ना होगा, जिससे जो सीड हैं और कॉटन में सीड ही बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन कॉटन की प्रोडक्शन में आ रही है उसमें क्वालिटी सीड है, क्योंकि उसकी जर्मिनेशन जो है ये कंप्रोमाइज़ हुई होती है, और जब किसान ये लो जर्मिनेशन का सीड कॉटन का इसमें 40%, 50%, 60% तक भी बाज़ दफ़ा हम अलाउ कर देते हैं, तो इन पॉलिसीज़ को बड़ा रिविज़िट करना होगा। सिर्फ अनाउंस कर देना कि हम सपोर्ट करेंगे ज़मींदारों को और उनको हम अच्छा सीड, और जो LCs नहीं खुल रही और जहाँ हमारी डिपेंडेंस इम्पोर्टेड सीड पे है, जिन जिन क्रॉप्स की हाइब्रिड्स हैं, उन पॉलिसीज़ को भी रिविज़िट करना होगा कि हम जब तक हम अपने हाइब्रिड डेवलपमेंट और अपने हाइब्रिड डेवलप करने के जो मल्टीनेशनल हैं उनके साथ कुछ ऐसे मुआहदे करने होंगे, उनकी लाइसेंसिंग करनी होगी, और जो हमारा जो सीड एक्ट है, प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट है, उसकी पूरी प्रोटेक्शन देनी होगी कि वो सीड पाकिस्तान के अंदर पैदा हों। और जो पॉलिसी हमारी सीड इंपोर्ट के हवाले से, हम डॉलर के हवाले से जो कमी है, तो जो हम LCs नहीं खोल रहे और क्वालिटी सीड नहीं मिल रहा, इसको भी देखना होगा। तीसरा हमारा जो पॉलिसी का एलिमेंट इस वक्त हमारा सुनाई दे रहा है वो है सोलराइजेशन। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी कोशिश होगी कि आने वाले सालों में नेक्स्ट ईयर में जो मैक्सिमम हम सपोर्ट दें किसानों को, ताकि उनकी जो पानी के हवाले से जो कास्ट है, ट्यूबवेल के ज़रिए से जो पानी ज़मीन से लिया जाता है उसमें सोलर जो है वो टेक्नोलॉजी जो एनर्जी है वो यूज़ हो। डेफिनेटली सोलर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देने जा रही है। लेकिन मेरी इसमें एक और भी मुझे जब मैंने इनकी ये पॉलिसी स्टेटमेंट देख रहा था, इसमें फार्म लेवल की स्टोरेज और फार्म लेवल की जो वैल्यू एडिशन है उसकी बात भी की गई, जो अब बहुत मेरा ख्याल है बहुत अरसे से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो रूरल सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन है वो सपोर्ट करे किसानों को, ताकि वो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रमोट हो और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ रॉ मटेरियल की बजाय वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे हम जाएं। क्योंकि हमारा इस वक्त पाकिस्तान में दो ही मसले हैं, या डॉलर हमने अर्न करने हैं या डॉलर हमने सेव करने हैं। तो अगर हमने जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जो पॉलिसीज़ इनकी हैं पल्सेस के हवाले से या ऑयल सीड के हवाले से, चूँकि ओवरऑल जो हमारा इस वक्त इंपोर्ट बिल है वो क्रॉस कर रहा है $10 बिलियन को, और $10 बिलियन एक बहुत बड़ा बर्डन इकानमी में, और इसका बड़ा शेयर जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर 10 बिलियन इसको रिड्यूस करना एक हमारी हिस्टोरिकल पॉलिसी रही है। लेकिन इस पॉलिसी में अगर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जाना है जिसमें ऑयल सीड्स हैं या हमारा पल्सेस हैं, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी एक इंटीग्रेटेड एक एफर्ट करनी होगी, जिसमें प्रोक्योर भी करना होगा इन क्रॉप्स को, इनकी मिनिमम गारंटीड प्राइस भी अनाउंस करनी होगी, और इसके अलावा जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसका बैकअप भी देना होगा। इनके सीड की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हर सोए मूंग बीन के बाकी जितनी पल्सेस हैं, माश बीन है या लेंटल है, उनके क्वालिटी हाई क्वालिटी सीड फार्मर को नहीं मिलते। तो इसमें जो हमारी ब्रीडिंग प्रोग्राम है, जो भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है और सीड कॉरपोरेशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर है, उसको ऑन बोर्ड करके तो इनका एक मजबूत एक बैकअप सीड सप्लाई का पर्टिकुलरली माइनर क्रॉप्स, और ये खासा बड़ा हमारा जो इंपोर्ट बिल है और फॉरेन एक्सचेंज है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन है ये क्रॉप्स। तो जो वैल्यू एडिशन फार्म लेवल की वैल्यू एडिशन में ये एक बड़े एक प्लान्ड वे से गवर्नमेंट को जो है इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाना होगा, और अगर ये इंटीग्रेट करें जहाँ ये सोलर दे रहे हैं, तो सोलर में हर वक्त जो एनर्जी है ये फार्म लेवल की एनर्जी की बात है, जो कि हमारे यहाँ 2 जो किलोवाट है, इस 2 to 3 किलोवाट तक हमारे यहाँ फार्म लेवल पे पर हेक्टेयर एनर्जी अवेलेबल है, जो कि बहुत लो है। तो जो सोलर से जो एनर्जी दी जा रही है इसको सिर्फ हम टारगेट ना करेंगे, इसके ज़रिए से हमने सिर्फ जो ट्यूबवेल है, जो पानी की ज़िम्मेदार जो ट्यूबवेल के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं तो वहाँ उसके रिलीफ ना मिले, बल्कि इसमें जो सरप्लस एनर्जी है, क्योंकि हर वक्त
सिवाय 1, 2 या 3 महीनों के जब जो बड़े हमारे सख्त गर्मी के महीने में वहाँ तो और सोलर जो है वो पानी के हवाले से उसका यूज़ ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी पूरा साल 7-8 महीने ये एनर्जी सरप्लस भी होती है। तो इसको पैकेज करें कि जी वहाँ इसके जो इन्वर्टर्स हैं और उसके बाद इनके जो पावर स्टेशंस हैं जहाँ इसकी बैटरीज़ हैं, तो अगर इसको पैकेज किया जाए तो ये एनर्जी यूटिलाइज़ हो सकती है फार्म लेवल प्रोसेसिंग में भी, क्योंकि प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन में जो सबसे बड़ी कास्ट है वो एनर्जी की है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे वैल्यू एडिशन को, फार्म लेवल वैल्यू एडिशन को और एम्प्लॉयमेंट को और उसके बाद वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर को और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट को या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को वैल्यू एडेड की फार्म लेवल की है बड़ी यहाँ आसान पॉलिसी, लेकिन इसके जो पायलट्स किए जाएं और इसको अगर डवटेल करें हम सोलर के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स जो सरप्लस एनर्जी सोर्स जो जनरेट होगी अराउंड द ईयर फार्म लेवल पे, तो उसको हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल की डिहाइड्रेशन में यूज़ कर सकते हैं और डिहाइड्रेटेड फ्रूट को कन्वर्ट किया जा सकता है फर्दर वैल्यू एडिशन में पाउडर्स में। इसके अलावा जो उनको यूज़ किया जा सकता है जो उसके ग्रेनुअल्स हैं और इवन फर्दर जो उसकी प्रोसेसिंग है, कई लेवल की प्रोसेसिंग है वो वहाँ हो सकेगी। तो ये इन पॉलिसीज़ को एक क्रिटिकली देखना होगा और इनको डवटेल करना होगा कि इनके ज़रिए से हम ओवरऑल फार्म के ऊपर एनर्जी और एनर्जी का जो यूज़ है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। मशीनरी की गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी पहले भी पिछली पॉलिसीज़ में भी फार्म मशीनरी के ऊपर गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं वो कम की हुई हैं। तो मज़ीद इस वक्त जो हमारा ये जो है सोलर और एनर्जी जो है, एनर्जी का यूज़ और ख़ास तौर पे जो पावर है ये बड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अभी तक जो हमारा पेट्रोल है या डीज़ल उसकी प्राइसेस नीचे नहीं आ रही, काफ़ी हाई प्राइसेस हैं। तो उसमें अगर हम स्मॉल मशीनरी जो है, क्योंकि हमारा अपना तजर्बा है कि हमने कुछ फार्म पे इसको पायलट किया है और इसमें एक छोटे ज़िम्मेदार को एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। जैसे अभी हार्वेस्टिंग में बहुत सारी छोटी मशीनरी आई है और किसान उसको अब फार्म लेवल पे उसका रवाज हुआ है। तो अगर हम प्लोइंग और उसके अलावा जो हमारी इंटरकल्चर है, अगर उसमें भी इस एनर्जी को छोटे ट्रैक्टर को भी प्रमोट किया जाए, जिसमें विद ऑल जो एक्सेसरीज़ हैं या इम्प्लीमेंट्स हैं, जिसमें कल्टीवेटर भी हैं, राजा हाल भी है और उसके अलावा जो बाकी जो मशीनें टूल्स हैं, तो इवन जो पावर टिलर हैं ये भी छोटे किसानों के लिए बड़े कंपैटिबल हैं और किसान जो है बड़ी लो कास्ट से इन मशीनों को अपने जो ऑपरेशन कर सकता है टाइमली कर सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर की सर्विसेज की अवेलेबिलिटी अभी भी बड़ी उसमें प्रॉब्लम्स हैं और टाइमली अवेलेबल नहीं होता, जिससे फसलों की काश्त का टाइम वो भी लेट होता है, टाइमली नहीं हो सकती और उसके ऑपरेशन भी जो हैं वो इतने इफेक्टिवली नहीं हो सकते। तो प्राइमरी स्टडी टिलेज इंटरकल्चर जो है इस सब के लिए इसकी मशीन को बड़ा, इस पॉलिसी को भी बड़ा इसको देखा जाए किसानों की जो इन मशीनों के वाले से कंपेटेबिलिटी है, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर को फोकस किया जाए, सिर्फ बड़े ट्रैक्टर के ऊपर मशीनरी को उस हवाले से सिर्फ ये पॉलिसी ना बने। इसमें जो बाकी टूल्स हैं प्रेसिजन एग्रीकल्चर के लिए जो प्लांटर्स हैं, तो इसके अलावा जो हार्वेस्टिंग की मशीनरी है जिसमें हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे और इसी तरह से जो स्टोरेज है फार्म लेवल स्टोरेज, हर्मेटिक स्टोरेज है, या इसके अलावा जो कोल्ड चेन है जिसमें कि हम अपनी तकरीबन 25 से 30% जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिस तरह के वो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होता है पैकेजिंग में, तो अगर ये गवर्नमेंट इस सारे पैकेज को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मैनेजमेंट और उसको देखे, जो प्रोसेसिंग है वहाँ फार्म लेवल की प्रोसेसिंग या रूरल लेवल की जो प्रोसेसिंग है, और पर्टिकुलरली इसमें जो अगर सिविल सोसाइटी को और रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स को अगर शामिल किया जाए इन पॉलिसीज़ में उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उसके में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, क्योंकि ये पैकेज जब आएंगे तो HR डेवलपमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। तो ये इन पॉलिसीज़ को अगर एक कम्प्रीहेंसिवली और इंटीग्रेटेड वे में, और जितने इसमें मुख्तलिफ एक्टर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और राइट टाइप ऑफ मशीनरी, फार्मर मार्केट्स हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुए, अगर इनको इस इंटीग्रेशन के साथ इंप्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली अगला साल एक तो हमारा इंपोर्ट बिल सब्स्टिट्यूशन उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी यूथ के लिए। और ये जो बिज़नेस स्टार्टअप्स की हम बात सुनते हैं करते हैं,
तो वो कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट करने आसान होंगे। अभी हमने जितनी भी इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और नई जो अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं, और ख़ास तौर पे हम अपने मुल्क को फूड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में खुद कफ़ील करने के लिए और अपना इंपोर्ट बिल कम करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए जिन जिन सेक्टर पे जिन जिन पॉलिसीज़ पे बात हुई है, बड़ी मुख्तसर सी बात हुई है, तो हम अपने किसान भाइयों को और इसके अलावा और जो हमारा सप्लाई चेन के जो एक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं, जो कोई भी हमसे इसके बारे में पॉलिसीज़ पे जिस पे आज बात हुई है हमसे मज़ीद मालूमात लेना चाहे तो किसान मददगार का फोरम हाज़िर है। हम इंशाल्लाह बड़े भरपूर तरीके से उनके सवालों के और इसको मज़ीद क्लियर करेंगे कि ये किस तरह से मुल्क के लिए हम सब मिलजुल के इन पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से डेवलप करने में और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में कैसे हम मददगार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।